साथियों, इस तस्वीर को ज़रूर देखिए आप। और इस तस्वीर को देख के आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि दाल में कहाँ काला है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो। दिल्ली पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद सैनिकों को इतना सम्मान देने पर। फौजी भाइयों, 3 मार्च को चलो जंतर मंतर, जो डर गया तो सो मर गया, अब भी नहीं तो कभी नहीं। इस तस्वीर को आप देखिए, ये बहुत कुछ कहती है, जो मैं विवरण में बताऊंगा आपको। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी ओम प्रकाश, वेटरन जैसलमेर। आज मैं आपके सामने दिग्गज वीरांगना महासंघ का एक अच्छा संदेश लेके आया हूँ। साथियों, बड़ी मेहनत से आप सभी ने देखा है कि ये दिग्गज वीरांगना महासंघ पिछले 1 महीने में ही हमारी पूरी मेहनत रंग लाई और ये खड़ा हो गया। और इसके पहले ही कॉल में पूरे देश के अंदर सैनिकों के बीच जन जागृति का एक नई अलख जग गई है। उस अलख को जगाने के लिए आप सभी का तो तहे दिल से धन्यवाद है ही है। साथ में मैं उन सभी पूर्व सैनिकों को अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारे कुछ साथी अभी भी कुछ अधिकारियों के साथ में लीक के नीचे दबे बैठे हुए हैं। दोस्तों, कुछ भी हो, आपको अपने घर आना ही पड़ेगा। अगर आपको सुकून और चैन और अच्छा खाना पीना रहना सब कुछ चाहिए तो आपको अपना घर ही दे सकता है। जब तुम्हारा घर का हाकिम कोई और होगा तो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें पहले मिली होती तो सेना में भी मिल जाती। वहाँ भी हम कानून के दायरे में बंधे, जो हमें हुक्म मिला किया। आज भी तुम वही कर रहे हो, तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आप बाहर निकलिए और अपने घर आइए। जो आपका संगठन दिग्गज वीरांगना महासंघ बन चुका है, आप इसके भागीदार बनिए। आंदोलन तेज कीजिए, आंदोलन में अपनी भागीदारी कीजिए, अपने विचार रखिए, नए रास्ते खोलिए। ये सब आप ही करेंगे। अब यही है कि मुझे मिलेगा तो तुझे मिल जाएगा, तुझे मिल जाएगा तो मुझे मिल जाएगा वाली थ्योरी को हमने पीछे छोड़ दिया है। आप लोग कृपया अभी और गांवों में, देहातों में, जहां पर भी हैं, नए संगठन खड़े कीजिए। आपके राज्य के जो बड़े संगठन हैं उनके साथ मिलिए। सीधे आप नहीं चाहते हो तो सीधे आके आप दिग्गज वीरांगना महासंघ से मिलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके हाथ मजबूत कीजिए। हम तो आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप ऐसा करेंगे। अब मैं वीडियो में आगे चलता हूं कि एक बोलते हैं कि नींबू कितना भी सड़ जाए, लेकिन वो दूध को फाड़ने की कुव्वत तो रखता है, उतनी ताकत रखता है कि सड़ने के बाद भी वो दूध फाड़ देता है। तो साल भर से जो ये चल रहा है, हम पहले से ही कह रहे हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर नेकी होती तो इनको ऐसा नहीं कि भी सारे बंदे ही, सारे संगठन गलत लगते। एक तरन तारण से आती है 4 आदमी की टीम और वो आके और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ डिक्लेयर करके देश के पूरे देश को अपना एक मुट्ठी में करके बोलती कि भी ये तो हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, ना तुम्हारा इसमें कोई योगदान है, ना चंदे का है, ना पैसे का है, ना कुछ और है। मैं चंदा लगकर नाम लेना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करें। अब आप मुझे ये बताइए कि जब भी कभी, जैसे कि हमारी मशाल यात्रा चली थी, इसी दिल्ली पुलिस ने हमारे शहीदों को पुष्प अर्पित नहीं करने दिए थे। वीर सिंह साहब को, हमारी जो भी आगे जो रेवाड़ी रैली हुई, कोई रैली हुई, हमेशा ही इस सरकार की पुलिस ने दमनकारी नीति अपनाई। लेकिन क्या आपको पता है कि मैंने अभी एक तस्वीर डाली है, हालांकि कहने को तो कहते हैं कि ये फौजियों की इज्जत कर रहे हैं, लेकिन 1 साल से एक इंसिडेंस बता देना जहां पर दिल्ली पुलिस ने इतनी भी इनके साथ में सख्ताई नहीं बरती है कि जितनी ये आम आदमी को सीधा उठा के अंदर कर देते हैं, और 6 महीने से पहले उसकी जमानत भी नहीं होती है। चाहे बैंकर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, अरे वो भी कलम का सिपाही है।
मैंने हजारों उदाहरण देखे हैं। अब मुझे ये पर्टिकुलर लगने लग गया है, ठीक है ना, कि देखो साहब, हाथी का दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ये बंदे आज मैं कह सकता हूं कि इस सरकार का ही एक अंग है। दिल्ली पुलिस हमेशा ही इनको प्रोटेक्टिव मूड में रहती है, न कभी इनके अगेंस्ट में मूड में नहीं। और इनका एक थोड़ा सा नोक-झोंक के बाद में ये एक सहमति पे आ जाते हैं। इसके दसों उदाहरण आप पीछे एक साल में देख लीजिए। थोड़ी नोक-झोंक होगी दिखाने के लिए पब्लिक को, फिर वो एक साथ बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि सरकार की सह है। अदरवाइज एक डीसीपी को छोड़िए आप, एक सीनियर मतलब एसएसपी इनके साथ बैठ के चाय पिए, ठीक है ना। आप उदाहरण मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि ये एक इसी गवर्नमेंट ने जो एक सबसे बड़ी बात रखी है कि भी किसी तरह सैनिकों का आंदोलन ऊपर नहीं उठना चाहिए। इसकी ठेकेदारी इन्हीं लोगों को दी हुई है। तुम सरकार को गाली दो, हमें गाली दो, पुलिस से छोटी मोटी भिड़ंत करते रहो और पब्लिक को जताते रहो कि भी हम तुम्हारे साथ में, हम तुम्हारे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन असली में ये गद्दार हैं तुम्हारे, ये सरकार के एजेंट ये हैं। पीछे जाओ आप, पीछे की तस्वीरें निकालो। ये बंदा आज बोल रहा कि पंजाब को छोड़ के कोई आपको एमएसपी ओआरओपी नहीं दिला सकता। अरे भाई, आज तुम देश को तोड़ने पे आ गए, कौम को तोड़ने पे आ गए, तुम कौम और राज्य को आगे लेके आ गए। एक दिन पहले तुमने चलाया कि जेसीयू ओआर आपस में मतलब एक दूसरे की ओआरओपी नहीं लेने दे रहे हैं, क्योंकि ओआरओपी तो जवानों की, जेसीयू की तो है ही नहीं। अफसरों को तो भूल गए तुम। इसी बंदे ने बोला था, इसी ने 2 वीडियो निकाले थे जवान और जेसीयू के बीच खाई पैदा करने के लिए। जब जवानों ने लाते मारी, जूते मारे इसको, तो इसने जो बाद में बोला कि नहीं नहीं नहीं, जेसीयू ने तो हमारा साथ दिया है और उनकी बदौलत तो हमारे को कुछ मिला है, कुछ तो मिला है। अरे भाई, मैं एक सीरियसली बात बोल देता हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो लाख लगे। दिसंबर 2015 से पहले के जितने भी सीनियर सूबेदार मेजर और ऑनररी, ये 3 बंदों के अकाउंट चेक कर ले। मैं मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज देता हूं कि इनके अंदर 1 पैसा भी आया है तो हमारा जो दिग्गज वीरांगना महासंघ पीछे खिसक जाएगा। बाकी जो दिग्गज वीरांगना महासंघ ये नहीं बोलता कि हमारे जवानों को नहीं मिला या हमारे एनसीयूज को नहीं मिला, नहीं, जो मिला उनको मिला, लेकिन उस अनुपात में नहीं मिला। चलो हम अनुपात में भी जहर घोल के पी लेते हैं, लेकिन जैसे कि हमारी विधवाओं का जो मुद्दा है, हमारे विकलांगों का जो मुद्दा है, हमारा रिजर्विस्ट का जो मुद्दा है, ये मुद्दा हमारे लिए बहुत ऊपर है। रिजर्विस्ट कितने से बचे हैं जो अभी अंतिम अवस्था में चल रहे हैं। अरे उनको कम से कम तुम 4-5 हजार रुपये दे रहे हो, कम से कम उसको एक सिपाही की पेंशन तो दे दो। अरे एक वीरांगना का पति शहीद हो गया या एक पेंशन आने के बाद में जिसका विधवा पेंशन मिल रही है, वो उस बेचारे का पति गया, उसका आय का साधन गया, उसकी पेंशन 50 से 30 कर दी, वो अपने बच्चे कैसे पालेगी। तो जो असली जो मुद्दे हमारे हैं इन्हीं के हैं, ठीक है ना। कहाँ युद्ध हालात के अंदर हताहत होके आया हुआ आदमी 18,000 से लेके 28,000 तक लेता है जवान जेसीओ, और कहाँ वो जो 2.5 लाख रुपए। तो हम इस एनोमलीज के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और रही बात, क्योंकि युद्ध क्षेत्र के अंदर जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो जो भी हमारे ये जो जितने भी हमारे भत्ते हैं, ये भत्तों के अंदर कोई विषमता नहीं होनी चाहिए, विसंगतियाँ नहीं होनी चाहिए, न कोई इसके अंतर होना चाहिए। वो भत्ते एक होना चाहिए, चाहे सिपाही हो चाहे जनरल हो। तो ये हमारे मेन मुद्दे ये हैं। अभी पंजाब के सैनिक ही दिला सकते हैं, ठीक है ना। जेसीयू जवान में खाई डालना, इस बंदे का एक बहुत बड़ा मतलब ये एक वो चल रहा है। दूसरा बात चला रहा है कि 15 से लेके अभी तक जो गवर्नमेंट ने अफसरों को तो मतलब क्यों दे दिया, वो अपने वीडियो में उतारा था। भाई उस टाइम तुम और गोसल दोनों ही तलवार जी के अपने सतवीर साहब के साथ में ही थे, मेजर सतवीर के साथ में ही थे। तब क्या झक मार रहे थे, क्या कर रहे थे? तू तो इतना पढ़ा लिखा था, इतना इंटेलिजेंट था, फिर क्या कर रहा था तू वहां पर, ठीक है ना। तेरे को उसके बाद में तेरे को मूकी लगी तो तू आया वीर सिंह के पास में, वीर बहादुर साहब के पास में, फिर तू
करके पैसा इकट्ठा भागा आगे। और जब 20 तारीख से भी तेरी तो आदत पड़ी है ना कि 50,000 होते ही मेरे हाथ में थमा दो। यानी कि जैसे ही मुझे एक सरदार जी जो उनके कैशियर थे, जो अपने FE बनने से पहले, उन्होंने 30 लेके लास्ट तक उन्होंने कलेक्शन कर रखा था। तो वो बोलते थे कि 50,000 जैसे होते ही नलीन ने अपने हमारा हाथ से 50,000 ले लेना है, उसके बाद में हमने अपना खर्चा रखना। यानी कि 50 से ऊपर मेरे हाथ में पैसे कभी रहते भी नहीं थे कि वो नलीन के पास चले जाते थे। अरे तो भाई गोरेलाल, तेरे तो मुंह लगा हुआ है, अब तू क्या करेगा? अभी उसके पीछे एक वो अपना रोना रो रहा है, ठीक है ना, मोहन रंगन, ठीक है ना, या वो बोल तो कि सापड़, ठीक है ना, उसको मैं क्या क्या नाम दूं, कालनेमी। अबे क्या बोलूं तेरे को, कठुआ के अंदर सूबेदार अर्जुन सिंह साहब ने सबसे पहले नाम पुकारा था नलिन तलवार का एज ए सेक्रेटरी, उठो बोलो। और जब उसने उठ के क्या बोला माइक पे, मैंने ये मीटिंग नहीं बुलाई। अर्जुन सिंह ने उठ के क्लैरिफिकेशन दिया था, आप लोग सभी सुन लिया इनका इसका जवाब। इस बंदे को मैंने बोला था भाई ये एजेंडा है और तुम नोटिफिकेशन निकालो। इस बंदे ने बोला साहब मैं नहीं निकालूंगा, मेरी पेरेंट यूनिट साहब का है, मैं पहला उसका काम करूंगा, आपका बाद में करूंगा। यानी कि इसने FEA में काम करने से नकार दिया। और वही बंदा आज सील पैड चोरी करके अपने आप को सेक्रेटरी कहता है, कोई उपाध्यक्ष कहता है, कोई अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है। अरे गद्दारी की तो हद होती है ना, कितनी भी करते जाओ ना। और ये गोरेलाल, तू वो शब्द क्यों काउंसिल में भूल गया जब तूने गोसल को बोला था कि जंतर मंत्र का धरना तुम्हारे गले की हड्डी बन गई थी? वो शब्द तेरे को याद नहीं? काउंसिल के अंदर रिकॉर्डेड है लोगों के पास। कौशल साहब आपके गले की हड्डी बन गई थी, तब आपने ये FE बना के इनके गले में पहनाया है। भागे आप, तुम्हारे जितने भी है ना सब है। और हम नहीं चाहते हैं, हम अभी भी चाहते हैं कि यार एकता में फूट ना पड़े। तुम लोग इंस्टिगेट कर करके ऐसे बदनामी, देखो तुम बाकी में गाली दो ना, सीधी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, लेकिन जो गलत चीजें तुम पब्लिक के बीच में रख रहे हो वो हम सहन नहीं कर सकते। गलत चीजें रख के उनका नैरेटिव चेंज कर रहे हो वो हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए गद्दारी से बाज आओ, ईमानदारी से आओ। तुम्हें दो गाली देनी दो, तुम्हें माफ है यार, कभी आ जाए जंतर मंतर पे 2 थप्पड़ मार देना। हरामी की औलाद होगी जो तुम्हें कुछ तू भी बोलेगा। तुम चारों को छूट है क्योंकि तुम चार ही हो, ठीक है ना, और चारों दिशाओं से तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इस दाढ़ी में से पूछो कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि तू 100 आदमी तू अपन झज्जर में भी खड़ा कर देना, जो तेरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि साहब यहां से पीट के भगाया था हमने। तो अब तुझे पता है कि अब मैं डोरे कहां डालूं। तो अब तू पंजाब के कसीदे पढ़ रहा है। पंजाब के पहले कसीदे पढ़े तो तेरे को शंभू बॉर्डर मिल गया, नहीं तो रेल आंदोलन होता नहीं, ठीक है ना। वो आपकी मेहरबानी। जब तुम आपके अगर मुख्यमंत्री से 2 बजे मिल लेते तो तुम्हारा दूसरा भी आंदोलन सही होता, लेकिन तुम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मना कर दिया, तो फिर तुम्हारा दूसरा आंदोलन नहीं होने दिया उसने, ठीक है ना। पब्लिक को मत, पब्लिक हो सकता है लेकिन हम सब जानते हैं कि अंदर क्या है बाहर क्या है, ठीक है ना, पब्लिक सब जानती है। इसलिए दोस्तों आपको एक अच्छा मौका मिला है, ठीक है ना। मैं नहीं कहता हूं कि आप इनका विरोध कीजिए, आप इनके सच को जानिए, सच क्या है, ठीक है ना। जब मैं तो बस यहाँ उस दिन जब एक 95 साल के बुजुर्ग जो अपने आप को अध्यक्ष कहता है, वैसे अध्यक्ष तो मैंने कहीं उनको देखा नहीं, लेकिन फिर भी उसने अगर अपने भाइयों बेटों और पोतों की अगर मान लो 13वीं कर दी तो फिर मैं उस संगठन को तो बोलूँ ही क्या, मेरे को बोलने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। मैं तो उसको सलूट करूंगा, 100 सलूट करूंगा कि वाह रे बापू वाह, तूने क्या काम किया है, ठीक है ना। तेरे को लाख लाख बधाइयाँ, लेकिन कभी मरते दम तक तू इस जख्म से कभी उबर नहीं पाएगा, कभी नहीं उबर पाएगा, क्योंकि ये जख्म तूने ऐसा ले लिया है जो कि तेरी सादगी के साथ कहीं मैच नहीं करता है। आज तक तू जो हमारा बापू था उसके साथ कहीं मैच नहीं करता है। तो इन चौवन्नों के पीछे अपनी छवि को बर्बाद करने के लिए आ गया। चलो भाई ठीक है, आपकी मर्जी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों ये 2 वीडियो है, एक गोरेलाल जी का है जो कि साहब का यूट्यूब से चल रहा है, लो जी वो आरोपी का धूप
भूत ने उठा दी मोदी की नींद और पूर्व सैनिकों का ज़बरदस्त प्लान। इसके अंदर वो महाशय 15 से लेके और 24 तक का हिसाब दे रहे हैं, और जबकि ये महाशय और घोषल दोनों ही अपने हमारे मेजर सतवीर साहब के साथ में ही थे, तब इनकी आंखें नहीं खुली थी। अब इनकी आंखें खुल रही है, और ये इस वीडियो में ही कह रहे हैं कि हम है जो जंतर मंतर में 3 तारीख को अगला प्लान बनाएंगे। वहीं नीचे हमारे श्रीमान जी दाढ़ी मेजर लाइव पंजाब के पूर्व सैनिक ही ओआरओपी एमएसपी दिला सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं। यानी कि इस देश में बाकी जितने भी संगठन हैं वो नकारा है, या जो हमारी तरह जयचंद होंगे या जो भी होंगे, लेकिन पंजाब ही आपको ये चीज़ दिला सकती है। तो अभी आपको निर्णय करना है कि आप लोगों को पंजाब की तरफ ही बढ़ना चाहिए, ताकि वो आपको अपनी ओआरओपी मिला दे। बाकी के साथ अभी आप जाके करोगे भी क्या। लेकिन ये विरोधाभास है कि परसों ही तो इसी शख्स ने चिट्ठी लिख के साबका की पूरे सबका साइन करवा के किसान आंदोलन में दिया है कि हम आपके साथ में हैं, और 3 तारीख के बाद में हम आपके साथ ही रोड रोको, जाम बलाम, रेल रोको, सब कुछ सब के अंदर साथ में हैं। तो ये तो एक इन तरह की हो गई है। एक ने रणनीति डिक्लेयर कर दी है, एक 3 तारीख के बाद में करेगा। अब ये आप सोचिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ तुम्हारी ओआरओपी रहेगी, कहाँ ये इनके प्लान रह गए। जय हिंद, जय भारत।